भाग है। शिरीन खिड़की के सामने खड़ी थी और स्पष्ट होकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने एक सिंदूर का फल उठाया और कहा, इस फल का स्वाद बड़ा अच्छा है, हमें बस इसका सेवन करने की आवश्यकता है। हम इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ क्यों करेंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता श्रीमान? जाहिर है शिरीन नहीं चाहती थी कि वो उसकी पहचान और उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करे। ये असामान्य नहीं था, क्योंकि कई अन्य लोग भी थे जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे। उसने एक बार फिर से शिरीन पर नजर डाली। वो वहां खड़ी थी, हालांकि उसकी ऊंचाई एक बच्चे की तरह कम थी और उसका चेहरा निश्चल था। वो शांत दिख रही थी, लेकिन उसके पास वास्तव में वो गुण और सूक्ष्मता थी जो एक बेजोड़ म्यान में छिपी एक अच्छी तरह से ज्ञात तलवार का सुझाव देती है, जो सामान्य दिखती थी लेकिन एक तेज तलवार की तरह थी, जिसे असंगत रूप से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। भीम सिंह ने हंसते हुए कहा, आप सही हैं। मुझे खेद है अगर ये असभ्य रूप से सामने आए, लेकिन मैं आपको एक दोस्त के रूप में पसंद करता हूं। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे दोस्त बनेंगे, तो क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? शिरीन ने एक कप चाय ली और सीधा सीधा स्वीकार कर दिया और कहा, नहीं। अच्छा? भीम सिंह स्तब्ध था, जो उसके लिए असामान्य था। उसे अस्वीकार कर दिया गया था। वो व्यवहारिक रूप से खारिज हो गया था। वो अपनी मुस्कान के साथ दोस्ताना लग रहा था, लेकिन वो कई लोगों के करीब नहीं था और शायद ही कभी नई दोस्त बनाता था। आज उसने पहल करनी चाहिए, लेकिन अफसोस वो वास्तव में खारिज हो गया। भीम सिंह एक पल के लिए गुस्से में था। क्रोध से भर जाने के अलावा वो एक अजीब और उत्सुक महसूस करता था। क्यों? आपको क्या लगता है, मतलब मैं आपके दोस्त बनने लायक नहीं हूं? शिरीन ने उदासीनता से उत्तर दिया, एक व्यक्ति क्रियाओं से आपका दोस्त बनता है, केवल शब्दों से नहीं। मित्रता एक दूसरे के लिए ईमानदारी और त्याग की इच्छा पर जोर देती है। जैसा कि हम अभी परिचित हुए, मुझे आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए आप कैसे होंगे, मुझे समझेंगे या नहीं, आप कैसे कह सकते हैं चलो दोस्त बने? दोस्त बनने के लिए क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? यहां तक कि अगर मैं आपके अनुरोध से सहमत हो भी जाऊं तो हम केवल आकस्मिक परिचित हैं, वास्तविक दोस्त नहीं। यह दृष्टिकोण 8वें राजकुमार के लिए नया था, लेकिन यह वास्तव में निर्णायक था। शुरू में वो उसके बारे में थोड़ा उत्सुक था, इसीलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि वो उसे और जानना चाहता था। यहां तक कि वो स्वीकार करने को भी तैयार था कि उससे गलती हुई थी। बहरहाल उसका जवाब सुनने के बाद उसने उसका सम्मान किया। वो अब उसे अपना दोस्त बनाने के लिए और भी अधिक प्रतिबद्ध महसूस कर रहा था। दृढ़ संकल्प उसकी आंखों से बह रहा था। हाँ, आप सही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम एक दिन दोस्त जरूर बनेंगे। शिरीन बिना कुछ कहे स्पष्ट रूप से मुस्कुराई। एक प्रोफेशनल मर्डरर की दुनिया केवल क्लाइंट, शिकार और परिचितों के साथ ही ऐसी होती है। वो केवल एक दोस्त को अपने सच्चे दोस्त के रूप में गिना करती थी, जिसे वो प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। लेकिन बदले में उसे एक बहुत बुरा धोखा मिल गया था। क्या हताशा भरी बात थी। जैसे ही नमित की छाया उसके दिमाग से गुजरी, उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर हो गया, क्योंकि उसने मेज से चाय का कप लिया और उसे नीचे गिरा दिया। प्रोफेशनल मर्डरर शिरीन की मृत्यु हो गई थी। इस जीवन में वो केवल अपने लिए जीना चाहती थी और किसी को भी उसका बोझ नहीं बनने देना चाहती थी। जब वो रेलिंग के खिलाफ झुकते हुए गपशप कर रही थी तो नीचे से कुछ शोर सुनाई दे रहा था, जो दर्शाता है कि कुछ मेहमान अभी आए थे। उसने नीचे देखा और अपनी आंखें फुला ली। 3 लोग थे, एक आदमी और 2 औरतें। शिरीन उन तीनों को जानती थी क्योंकि वो उसके बेकार पति थे, रमाकांत राव, और उसकी 2 बहनें, कलावती और पार्वती। सुंदर लड़कों और लड़कियों के समूह की तरफ हमेशा हर व्यक्ति की नजर जाती है। उन्होंने प्रवेश करते ही अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। एक तुच्छ व्यक्ति से रमाकांत राव सिर्फ एक व्यक्ति बन गया था। वो सुर्खियों का आनंद ले रहे थे, इसीलिए पहली मंजिल पर बैठे कई खास लोग और उच्च पदस्थ अधिकारियों ने उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया। रमाकांत राव पहले चिंतित दिख रहा था, लेकिन बाद में वो बेहतर दिखने लगा और खुद से खुश होकर दूसरे लोगों की चापलूसी करने लगा। शशिकला अपने परिवार की तरफ से खड़ी हुई और सम्मानित महसूस कराने लगी। क्या संयोग है, ये यहां भी है। हम कुछ दिन पहले ही उनसे मिले थे और अब हम उन्हें फिर से देख रहे हैं। भीम सिंह उसके साथ आकर खड़ा हो गया, जबकि उसका हाथ उसके कंधे पर रखे जाने के लिए तड़प रहा था।
वो उसके इतना करीब था कि उसकी केसरिया सार को शिरीन सूंघ सकती थी। इसीलिए शिरीन ने अपने शरीर को थोड़ा दूर कर लिया और भीम सिंह उसके कंधे पर हाथ रखने से फिर से चूक गया। सर, आप गलत बोल रहे हैं, हम उनसे पहले कब मिले थे? शिरीन ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। उसका चेहरा चकराया हुआ था। भीम सिंह अभी भी उस बच्चे पर शिरीन होने का संदेह कर रहा था, इसीलिए उसने उस आश्चर्य के साथ लुभाने की उसे कोशिश की। जब शिरीन ने कहा तो उन्होंने तार्किक रूप से सोचने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लगा ये छोटा भाई वास्तव में शिरीन नहीं था। उसने अपना हाथ पीछे किया और असंतुष्ट रूप से हंसते हुए कहा, माफी चाहता हूं, मुझे लगता है मैंने गलत समझा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। छोटे भाई, क्या आप इन 3 लोगों को पहचानते हैं? शिरीन ने आंशिक रूप से झुकते हुए आलस में कहा, हाँ, मैं उसे पहचानता हूं। वो 12वें राजकुमार हैं। जैसा कि वो हमेशा सार्वजनिक रूप से बाहर रहते हैं, मैंने उन्हें 1 या 2 बार पहले देखा है। उसने जो कहा वो सच था। इसके अलावा भीम सिंह उसके शब्दों में कोई खामियां नहीं देख सकते थे और इस तरह वो अब उस पर संदेह भी नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद रमाकांत राव दोनों महिलाओं को अपने साथ दूसरी मंजिल पर ले आया। जैसे ही दूसरी मंजिल के कमरे अलग किए गए, तीनों ने भीम सिंह और शिरीन को नहीं देखा, क्योंकि वो दूसरे कमरों में गए थे। दोनों महिलाएं कमरे से असंतुष्ट लग रही थी और शिकायत कर रही थी और एक दूसरे से बड़बड़ाई जा रही थी कि यह कमरा बहुत अच्छा नहीं था। यह निश्चित रूप से रमाकांत राव की स्थिति से मेल नहीं खा सकता है, क्योंकि एक राजकुमार के पक्ष में ज्यादा अच्छे कमरे का आयोजन किया जाना चाहिए। जब शिरीन अंदर आई थी, वो पूरे क्षेत्र को देख रही थी और मोटे तौर पर हर जगह को अच्छे से समझ गई थी। वो जानती थी कि दूसरी मंजिल के कमरों का आकार अलग था और वो कमरा जहां वो थी मध्य ओहदे वालों के लिए था और इस प्रकार कमरे का आकार केवल मामूली बड़ा था। दूसरी ओर रमाकांत राव ने जिस कमरे में प्रवेश किया वो दूसरी मंजिल पर निम्न श्रेणी का था और हालांकि ये सबसे छोटा नहीं था, ये उनके कमरे की तुलना में अभी भी छोटा था। शिरीन को 2 महिलाओं की शिकायतों से पता चला कि रमाकांत राव को इस पूरे समय में सबसे छोटा कमरा मिला था और आज एक ऐसा दिन था जब वो विशेष पक्ष में आयोजित होने के लिए पहली बार यहां आया था। इसीलिए उन्हें व्यवस्थित किया गया था इस छोटे कमरे में। हालांकि उनका दर्जा बढ़ा हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से 2 महिलाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। इसीलिए उनकी बड़बड़ाहट और भी जोर की होने लगी। कलावती अभी भी बेहतर थी, क्योंकि वो बहुत अधिक गणनात्मक थी, इसीलिए वो मृदुभाषी थी और कभी कभार थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाती, लेकिन बाकी लोगों में गुस्से को और भड़काना उसे अच्छा नहीं लगता था। उनकी 5वीं बड़ी बहन पार्वती आक्रामक और व्यंग्यात्मक थी। उसके शब्द कुंद और कठोर थे। शिरीन उनकी बकवास नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन अनिच्छा से उसने पूरी बात सुनी और अपने होठ के कोनों को थोड़ा सा उखाड़ दिया। ये नीलाम घर कई अज्ञात आकाओं और खास व्यक्तियों से भरा एक स्थान था। फिर भी रमाकांत राव, जो सिर्फ अपने शाही पक्ष की वजह से इस जगह पर आ पाया था और वो यहाँ पर आमंत्रित भी नहीं था, लेकिन उसे बाकी मेहमानों की तरह ही रखा जा रहा था। इस तरह वो खास लोगों के बराबर माना जा रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं डरता था कि उसने जो भी किया उससे शायद वो बाकी लोगों को एक कठिन समय भी दे सकता था। जब शिरीन उदासीन विचार प्रक्रिया में व्यस्त थी तो उसने एक अलग आवाज सुनी। 12वें भाई, क्या आप इस कमरे को उसके आकार के कारण नापसंद कर रहे हैं? क्या आप कमरे को मेरे साथ बदलना चाहेंगे? वह आवाज हल्की थी लेकिन ठंडी थी, जैसे बर्फ का ठंडा पानी किसी के दिल से बह रहा हो। शिरीन थोड़ी हैरान थी। क्या वो सबसे बड़ा राजकुमार था? शिरीन ने उस दिशा की ओर देखा जहां से ध्वनि उत्पन्न हुई थी और स्पष्ट रूप से एक युवक को दूसरी मंजिल के सबसे बड़े कमरे के मोती पर्दे के पीछे छिपा हुआ देखा। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसके सामने लगे पर्दों को उतारा गया और उसका चेहरा शिरीन द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था कि शाही परिवार में पैदा होने वाले सभी राजकुमार बड़े ही अच्छे दिखते थे। वो 20 साल का लग रहा था और भीम सिंह के समान दिख रहा था। हालांकि वो उसके जैसा आकर्षक और कोमल नहीं था, इसके बजाय वो तेजस्वी और शांत नजर आ रहा था। उसने काले रंग का एक कपड़ा पहन रखा था जिस पर एक काले रंग की अच्छी कढ़ाई की हुई थी। यद्यपि वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा था जिसे उच्च दर्जा प्राप्त था। रमाकांत राव एक पल के लिए अचेत हो गया। वो सबसे पहले जल्दी से बाहर निकलकर मुकुट राजकुमार के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और उन्हें सलामी देने लगा। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे खेद है कि मैं जल्दी ही आपको अपना सम्मान देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप पहले से ही यहाँ थे।
मुझे वास्तव में इसके लिए खेद है। राजकुमार ने रमाकांत राव को खड़े होने को मना कर दिया। इसके बजाय वो उदासीन स्वर में बोला, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बस आपको कुछ जगह देने की तैयारी कर रहा था। रमाकांत राव हैरान था और वो कहता रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो माफी मांगता रहा और अपनी बातचीत के दौरान उसने खुद को भी अलग कर लिया। जब वो अपनी बातचीत के बीच में थे, दोनों राजकुमारियां मुकुट राजकुमार के प्रति अपने सम्मान को प्रस्तुत करने के लिए आ गई। जब मुकुट राजकुमार शूरवीर सिंह ने रमाकांत राव को माफी देने के बाद भी जवाब नहीं दिया तो रमाकांत राव थोड़ा अधीर हो गया। एक पल के बाद शूरवीर सिंह ने पूछा, ये दोनों यहां क्या कर रही हैं? रमाकांत राव हैरान था कि दोनों बहनें कमरे में बिना बताए आ गई थी। जब उन्होंने मुकुट राजकुमार के सवाल को सुना तो पार्वती ने जल्दी से उत्तर दिया, महाराज हम दोनों तो बस जैसे ही उसने शुरू किया, रमाकांत राव ने कहकर जल्दी से उसे बाधित कर दिया। महाराज ये दोनों पिताजी की आज्ञा पाकर मेरे साथ कुछ नया अनुभव हासिल करने की उम्मीद से आई हैं। मुझे खेद है अगर इनके आने से आपको बुरा लगा हो। ये दोनों बहुत भोली भाली है महाराज। रमाकांत राव ने एक और बार माफी मांगी ताकि वो उन्हें और विस्तार से पेश करने का मौका दे सके। पिताजी की आज्ञा? वो तटस्थ स्वर में बोला, क्या तुम्हारी सगाई नहीं हो चुकी है? तुम्हारी पत्नी श्याम सिंह की छोटी बेटी नहीं है जो आज हमारे साथ यहां मौजूद भी नहीं है? रमाकांत राव ने फिर से अपनी सांस ली क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार उनसे ये सवाल पूछेंगे। वो शर्मिंदा था और जवाब देने में असमर्थ। जब रमाकांत राव उस पल में था तो शिरीन जो किसी और भेष में थी ये सब कुछ देख रही थी। वो जानती थी कि रमाकांत राव उस वक्त क्या सोच रहा था। शिरीन अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर आराम से बैठ गई और रमाकांत राव की ऐसी हालत का लुत्फ उठाने लगी। आखिरकार शिरीन उसकी आधिकारिक मंगेतर थी और फिर भी वो उसको साथ में नहीं लाया था। इसीलिए गलत लग रहा था कि वो उसको साथ में नहीं लाया था। रमाकांत राव अब अधिक से अधिक चिंतित हो गया था क्योंकि शूरवीर सिंह अभी भी उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जानते हुए कि शूरवीर सिंह ने पहले शिरीन को नहीं देखा था, उन्होंने जवाब दिया, हाँ। शिरीन ने अपनी आंखें बड़ी कर ली क्योंकि उससे उम्मीद नहीं थी कि रमाकांत राव मुकुट राजकुमार से झूठ बोलने की हिम्मत करेगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा कस लिया क्योंकि वो बलि का बकरा नहीं बनना चाहती थी, जबकि वो अभी भी सोच रही थी कि खुद को बलि का बकरा बनाने से कैसे रोका जाए। भीम सिंह जो उनके पास खड़े थे उन्होंने अपने प्रशंसक को बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया था। वो मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। ये कितनी छोटी सी दुनिया है हमारी। तीसरा भाई और 12वां भाई। मैं आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। ये दो यहां क्या कर रही हैं? और भाई आप अपनी मंगेतर यानी श्याम सिंह की छोटी बेटी के साथ नहीं आए? आप लोग यहां कर क्या रही हैं? ऐसा लगता है कि वास्तव में आप सभी एक साथ मजा कर रहे हैं। जब भीम सिंह ने बात की तो उनकी आवाज कोमल और हंसमुख लग रही थी, लेकिन रमाकांत राव डर गया था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसका झूठ इतनी जल्दी सामने आ जाएगा और इसीलिए वो स्तब्ध रह गया। शिरीन को उम्मीद नहीं थी कि भीम सिंह उसकी मदद के लिए आगे आएंगे और इसीलिए वो अपनी सोच के जंजाल में थोड़ा हिल गई थी। जब उसने ये सब देखा तो काफी राहत महसूस कर रही थी। वो रमाकांत राव की ये हालत देखकर काफी खुश हो रही थी और वो मन ही मन में मुस्कुरा भी रही थी।